पाठ 1। भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। भाषा का संबंध बुद्धि से होता है। मनुष्य संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी है, इसलिए भाषा का विकास भी इसी के द्वारा किया गया। जो प्राणी जितना अधिक बुद्धिमान होता है, उसकी भाषा भी उतनी ही विकसित होती है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ बोलना होता है। बोलने अथवा बात करने की प्रक्रिया मुख से उत्पन्न ध्वनियों, शारीरिक संकेतों आदि से संपन्न होती है। ये संकेत ध्वनियों या दिखाई देने वाले प्रकाश अथवा रंग आदि से संबंधित होते हैं। यदि मनुष्य की बात करें तो उसकी भाषा की शुरुआत रोने से होती है। बालक का रोना संकेत है उसके जीवित होने का, अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करने का। आज भी बच्चा जब रोता है तो माँ समझ जाती है कि उसे भूख, प्यास, गर्मी लगी है या कोई तकलीफ है। वह तुरंत उसकी आवश्यकता को समझकर उसकी समस्या दूर कर देती है और बालक चुप हो जाता है। इसी सिद्धांत पर हमारे पालतू पशु पक्षी भी हमारी बात समझते हैं और अपनी बात हमें समझाते हैं। जीवन की शुरुआत में जब हमारी आवश्यकताएं सीमित होती हैं, तो रोने, गाने आदि ध्वनि संकेतों या दिखाई देने वाले अन्य संकेतों से बातों को समझाने और समझने का काम चल जाता है। मगर बड़े होकर जब आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं, तब इससे मनुष्य का काम नहीं चलता। इसके लिए उसने मुंह से उत्पन्न ध्वनियों को छोटे छोटे लिखित चिन्हों में बदलकर भाषा का विकास किया। इसी भाषा के द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों, विचारों अथवा बातों को दूसरों को समझाता है और दूसरों की बात को समझता है। इस तरह हम कह सकते हैं, जिस साधन के द्वारा हम अपने मन के भावों अथवा विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा का उद्देश्य मन के विचारों और भावों को एक दूसरे तक पहुंचाना होता है। इसमें बोलकर और सुनकर, लिखकर और पढ़कर तथा दिखाकर और देखकर भावों का आदान प्रदान किया जाता है। कक्षा में अध्यापक बोलकर और छात्र सुनकर, लेखक पुस्तकों में लिखकर और पाठक, छात्र उसे पढ़कर, सेना आदि के प्रशिक्षण में, खेल में अथवा मूक बधिरों की बातचीत में संकेतों को दिखाकर और देखकर मन के विचारों या भावों का आदान प्रदान किया जाता है। संपूर्ण विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, रूसी, चीनी आदि। भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे गुजराती, मराठी, हिंदी, तमिल, तेलुगु आदि। भाषा के रूप। सामान्य व्यवहार में हम अपनी बात बोलकर या लिखकर समझाते हैं और दूसरा व्यक्ति हमारी बात सुनकर या पढ़कर समझता है। विशेष परिस्थितियों में हमें संकेतों, इशारों के द्वारा भी ये काम करना पड़ता है। इन संकेतों का प्रयोग बहुत सीमित होता है, इसलिए भाषा के रूप में उसके विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस आधार पर भाषा के दो रूप हैं, एक मौखिक रूप, दो लिखित रूप। एक, मौखिक भाषा। मुख से बोलना और कानों से सुनकर उसे समझना मौखिक भाषा है। यही भाषा का प्राचीनतम और मूल रूप है। मनुष्य इसे अनुकरण द्वारा सरलता से सीख लेता है। आपसी बातचीत में साक्षर और निरक्षर दोनों ही भाषा के इस रूप का प्रयोग करते हैं। भाषण, सभाएं, वाद विवाद, अंताक्षरी, प्रश्नोत्तरी, दूरभाष पर बातचीत, रेडियो कार्यक्रम आदि भाषा के मौखिक रूप के व्यवहारिक उदाहरण हैं। इस तरह जब व्यक्ति बोलकर अपने विचार, भाव प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति उन्हें सुनकर समझता है, तो
तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। 2. लिखित भाषा। लिखकर अपनी बात समझाना और पढ़कर उसे समझना लिखित भाषा है। भाषा का यह रूप मौखिक रूप के बाद विकसित हुआ। भाषा का लिखित रूप ही ज्ञान को सुरक्षित रखता है और उसे मानक रूप प्रदान करता है। पुस्तकें, समाचार पत्र, परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर लिखना, लेख, कहानी, पत्र, सूचना, सूचना पट पर लिखी सूचनाएं आदि भाषा के लिखित रूप ही हैं। इस तरह भाषा के जिस रूप में व्यक्ति लिखकर अपने विचार, भाव प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उन्हें समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा। जब संकेतों के द्वारा बातों को समझाया जाता है तो उसे सांकेतिक भाषा के नाम से जाना जाता है। जीवन में इसका प्रयोग खूब होता है, किंतु यह व्याकरण के अध्ययन का विषय नहीं है। मूक बधिरों की बातचीत। खेल या परेड का संचालन, ड्रम या सीटी के द्वारा व्यायाम, संगीत निर्देशन आदि सांकेतिक भाषा के ही रूप हैं। इस तरह जब व्यक्ति संकेतों के द्वारा अपने भावों को प्रकट करता है और अन्य व्यक्ति उन संकेतों को समझकर भाव ग्रहण करते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। मातृभाषा। अपने परिवार में बोली जाने वाली भाषा को बालक अपने आप सीख जाता है। एक सिख परिवार का बच्चा अपने आप पंजाबी बोलने लगता है और गुजराती परिवार का बच्चा गुजराती। ये उनकी मातृभाषाएं हैं। इसे बालक अनुकरण द्वारा स्वयं सीख लेता है। इस तरह घर परिवार में माता पिता के साथ बोलकर सीखी जाने वाली भाषा को मातृभाषा कहते हैं। राजभाषा। किसी भी देश का राजकाज जिस भाषा में होता है वह राजभाषा कहलाती है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। भारत के अनेक राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली की राजभाषा भी हिंदी है। अंडमान निकोबार में भी हिंदी को राजभाषा माना गया है। मानक भाषा। भाषा की एक रूपता बनाए रखने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता प्रदान की जाती है उसे मानक भाषा कहते हैं। भाषा के विकास क्रम में क्षेत्रीय प्रभावों के कारण वर्णों के लेखन में अंतर आने लगता है। इसमें एक रूपता लाने के लिए ही भाषाविद वर्णों का मानक स्वरूप निर्धारित करते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्तनी का निर्धारण किया है, जिसके मुख्य बिंदुओं को पुस्तक के अंत में परिशिष्ट के रूप में दिया गया है। मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाएं। भारतीय संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ये हैं असमिया, बंगला, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। बोली और भाषा में अंतर। भाषा और बोली को प्रायः एक ही समझ लिया जाता है, किंतु दोनों में अंतर है। बोली भाषा का अर्धविकसित और क्षेत्रीय रूप है। बोली का प्रयोग भाषा की अपेक्षा सीमित क्षेत्र में होता है। 5-10 किलोमीटर की दूरी पर ही इसमें परिवर्तन हो जाता है। बोली में प्रायः लिखित साहित्य की रचना नहीं होती है। हाँ, किसी किसी बोली में लोकगीतों आदि के रूप में कुछ मौखिक साहित्य की रचना की जाती है। मध्यकाल में अवश्य ही महाकवि सूरदास और तुलसीदास ने ब्रज और अवधी में उच्च कोटि के साहित्य की रचना की।
अपने साहित्य के कारण ही ये बोलियां भाषा कहलाती हैं। लिपि ज्ञान, विचार और भावों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखने के लिए लिपि का विकास हुआ। ध्वनियों को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों, वर्णों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। वर्णों के स्वरूप का ज्ञान ही अक्षर ज्ञान कहलाता है। जब हम किसी के विषय में कहते हैं कि वह पढ़ा लिखा नहीं है, तो इसका मतलब होता है कि उसे बोलना आता है पर पढ़ना लिखना नहीं आता, अर्थात उसे अक्षर ज्ञान नहीं है। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। अपने आरंभिक काल में लिपियां चित्रात्मक थीं। आज भी विश्व की अनेक भाषाओं की लिपि चित्रात्मक हैं। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी है। इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इसी से गुजराती व बंगला भाषा की लिपियों का भी विकास हुआ है। कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपियां इस प्रकार हैं। भाषा, लिपि, लिपि रूप, हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रोमन, उर्दू, फारसी, तमिल, तमिल, मलयालम, शलाका, पंजाबी, गुरमुखी, गुजराती, प्रवाही देवनागरी। हिंदी भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण रोचक तथ्य। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी फिजी, सूरीनाम, ट्रिनिडाड और मलेशिया आदि देशों में खूब बोली जाती है। फिजी की राजभाषा हिंदी है। चीन की मंदारिन चीनी भाषा के पश्चात हिंदी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी भाषा है। सन 1991 की जनगणना के विश्लेषण के आधार पर अनेक विद्वान हिंदी को विश्व की सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा मानते हैं। हिंदी और संस्कृत विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषाएं हैं। इन्हें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। जब एक विश्व भाषा की बात की जाती है तो केवल हिंदी में ही विश्व भाषा बनने की सामर्थ्य दिखाई देती है। भाषा और साहित्य। मनुष्य ने अपने अच्छे और उपयोगी भावों तथा विचारों को लिखित रूप में संजोकर रखना आरंभ कर दिया, जिससे आगे आने वाली पीढ़ियां उनका लाभ उठा सकें। ज्ञान का यही सुरक्षित रूप साहित्य है। ज्ञान राशि के संचित और सुरक्षित कोश को साहित्य कहते हैं, अर्थात ज्ञान का लोक कल्याणकारी लिखित कोश साहित्य कहलाता है। साहित्य के भेद। साहित्य के मुख्यतः दो भेद होते हैं। एक, गद्य साहित्य। दो, पद्य साहित्य। एक, गद्य साहित्य। साधारण और सरल भाषा में लिखित ज्ञान के कोश को गद्य साहित्य कहते हैं। इसमें लय, तुक, छंद आदि नहीं होते। कहानी, निबंध, नाटक, उपन्यास, लघु कथा, संस्मरण, रेखा चित्र, डायरी, पत्र आदि गद्य की कुछ मुख्य विधाएं हैं। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, प्रेमचंद, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर आदि कुछ प्रमुख गद्य साहित्यकार हैं। 2. पद्य साहित्य। लय, तुक, यति, गति, छंद आदि के द्वारा गाकर पढ़े जाने वाले ज्ञान के कोश को पद्य साहित्य कहते हैं। इसी को कविता या काव्य भी कहा जाता है। पद्य क्योंकि गेय भावपूर्ण होने के कारण कर्णप्रिय होता है, इसलिए इसे गद्य की अपेक्षा याद रखना सरल होता है। गद्य की तरह पद्य की भी अनेक विधाएं होती हैं। कविता, खंड काव्य, महाकाव्य, गीति काव्य, मुक्तक काव्य, गीत, गजल, दोहा, कवित्त, कुंडलिया आदि। कबीरदास, सूरदास,
तुलसीदास, बिहारीलाल, रहीमदास, रसखान, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी आदि हिंदी के कुछ बहुत प्रसिद्ध पद्य साहित्यकार हैं। व्याकरण भाषा के नियमों के कोश भंडार को व्याकरण कहते हैं। प्रत्येक भाषा का अलग व्याकरण होता है, क्योंकि प्रत्येक भाषा में अलग अलग ध्वनियों, वर्णों, शब्दों और वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। व्याकरण भाषा के प्रयोग को एक सुनिश्चित व्यवस्था प्रदान करता है। भाषा में समय समय पर अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। उन्हीं के अनुसार व्याकरण के नियमों में भी परिवर्तन होते रहते हैं। व्याकरण ही भाषा को मानक रूप प्रदान कर चिरस्थायी बनाता है। इस तरह व्याकरण ज्ञान का वह कोश है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। व्याकरण के विभाग। व्याकरण के 4 मुख्य विभाग हैं। 1. वर्ण विचार, वर्णों, उच्चारण, शब्द बनाने से संबंधित। 2. शब्द विचार, शब्दों के भेद, उत्पत्ति, रचना और रूपांतर से संबंधित। 3. पद विचार, कारकों एवं प्रत्ययों से युक्त शब्द, रचना, पद भेद, रूपांतर और प्रयोग से संबंधित। 4. वाक्य विचार, वाक्य के स्वरूप, प्रकार, विश्लेषण, संश्लेषण तथा रचना आदि से संबंधित। हमने सीखा, आपस में विचारों के आदान प्रदान करने का साधन भाषा है। भाषा के 2 मुख्य रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा के सांकेतिक रूप का व्याकरण के अंतर्गत अध्ययन नहीं किया जाता। भाषा का प्राचीनतम रूप मौखिक है। अपने परिवार से सीखी जाने वाली भाषा मातृभाषा होती है। सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। हिंदी भारत की राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भाषा में एक रूपता रखने के लिए निर्धारित किया गया रूप मानक भाषा कहलाता है। भाषा के सीमित और क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। ध्वनियों के लेखन के लिए निश्चित किए गए चिन्हों के स्वरूप को लिपि कहते हैं। ज्ञान के लिखित और सुरक्षित कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य के 2 भेद होते हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। भाषा के नियमों का संचित कोश व्याकरण कहलाता है।